हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर। हमारी जो डेली एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है उसमें आज एक नया वीडियो है और हर बार की तरह हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, ये देखिए। Which among the following mudra is the gestures of Buddha as depicted in his first sermon? तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि बुद्धा ने जब अपना फर्स्ट sermon फर्स्ट लेक्चर जो दिया था, नीचे में से कौन सी मुद्रा है जो उस मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अभय मुद्रा, बी ऑप्शन है ज्ञान मुद्रा, सी ऑप्शन है धम्मचक्र मुद्रा और डी ऑप्शन है भूमिस्पर्श मुद्रा। तो इसमें से कौन सी मुद्रा जो है वो बुद्ध के फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम पहले एक आंसर की पर नहीं जाते, मैं सारी मुद्रा जो इसमें थी उसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर इस स्लाइड के ऊपर आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पहली जो मुद्रा यहाँ पे हमें ऑप्शन में था अभय मुद्रा। तो बुद्धा की इस तरह की जो ये जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट पे है, फर्स्ट हैंड जो है ये इसके सामने ये जिस तरह से ब्लेसिंग दी जाती है तो वैसे हाथ पे रखा हुआ है। तो ये बुद्धा की जो स्टेच्यू है, जो मुद्रा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि बुद्धा फियरलेस है और एज ए प्रोटेक्टर, एज अ मेंटोर वो अपने डिसाइपल को भी ये फियरलेस बनाने की बात और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुद्धा, ऐसा ये जो मुद्रा वो दर्शाती है। ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बुद्धा फियरलेस है, उसको रिप्रेजेंट करती है ये मुद्रा, अभय मुद्रा। और दूसरा हमारा ऑप्शन था दोस्तों ये ध्यान मुद्रा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर यहाँ पे राइट हैंड रखा हुआ है और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुआ है। दोनों ये थंब के बीच में थोड़ी जगह है, या तो दोनों को मिला भी दिया जाता है तब भी ये ध्यान मुद्रा है। तो जब ये ज्ञान प्राप्ति की दिशा में थे और ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हुए थे, उस मुद्रा को दिखाते हैं कि बुद्धा एकदम मेडिटेशन में है, पीस मोमेंट में है और ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं। ये ध्यान मुद्रा है दोस्तों। ये देखिए, ये है दोस्तों धम्म धम्मचक्र मुद्रा। धम्मचक्र मुद्रा, अब धम्मचक्र मुद्रा में देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये धम्मचक्र मुद्रा है और यहाँ पे इस तरह अगर बहुत एग्जैक्टली आपको समझना है तो ये इस तरह से हाथ को मिलाया जाता है, दोनों के उंगली और ये फिंगर और थंब को मिलाया जाता है, फर्स्ट फिंगर और थंब को। और यहाँ पर भी दूसरे हाथ के फर्स्ट फिंगर और थंब को मिलाया जाता है। और इस तरह से जो एग्जैक्ट यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से ये होता है धम्मचक्र मुद्रा। तो जब बुद्धा ने पहली बार अपना लेक्चर दिया था तो एकदम चेस्ट के पास ऊपर, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे ऐसे रखा जाता था। एक पाम जो है चेस्ट की तरफ, एक पाम जो सामने डिसाइपल की तरफ, इस तरह पे रख के ये मुद्रा के यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करती है। कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि बुद्ध ये दोनों ये जो फर्स्ट फिंगर और थंब को मिलाकर यहाँ पे सर्कल बनाने की कोशिश की जाती है। सेम दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट फिंगर और ये थंब को मिलाकर सर्कल बना के ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि बुद्धा का पहला लेक्चर ये पूरा रिवॉल्यूशन शुरू कर रहा है, धम्म जो नया शुरू हो रहा है, नई क्रांति शुरू हो रही है। बुद्धा का धम्म एक चक्र शुरू हो गया फर्स्ट लेक्चर। ये जो मुद्रा ये रिप्रेजेंट करना चाहती है कि बुद्धा कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन और नई कुछ जो है पूरा धम्म चक्र शुरू हो रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। और अगर ये मुद्रा जो है इस तरह की स्टेचू वो मिली है, पहला जब रिसर्च किया गया था, फर्स्ट हमारे डायरेक्टर जनरल जो थे ये एस्ट्रोलॉजी यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले हमारे डायरेक्टर जनरल थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। कनिंगम जो थे उसने ये पहला ये सर्वे, जब ये सर्वे किया और एग्जीक्यूशन किया, जब पहली बार ये सब यहाँ से एग्जीक्यूशन करने में ये मूर्ति ये स्टेचू मिला था। और ये स्टेचू मिला था दोस्तों सारनाथ से मिला था। ये जो जब एग्जीक्यूशन वहां पे चल रहा था, सारनाथ में से ये स्टेचू मिला है। सारनाथ में एग्जैक्टली कौन सी जगह से ये जो है मुद्रा मिली है, ये सैंडस्टोन से बनी हुई मुद्रा है दोस्तों। ये जो दिख रहा है आपको धर्मराजी का स्तूपा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो जगह है वहां से ये मुद्रा मिली थी दोस्तों। और ये स्तूपा बनाया हुआ था बुद्धा, सॉरी अशोका ने। ये देखिए। हम्म, तो ये याद रखना, ये जो ढूंढा गया था पूरा एग्जीक्यूशन में, तो उसको वो अलेक्जेंडर कनिंगम को मिला था। और वो अलेक्जेंडर कनिंगम जो पहले ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे।
और दूसरी एक बात दोस्तों, वहीं से सारनाथ से एक और चीज भी मिली थी, जो है ये अशोक पिलर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अशोक पिलर, ये एग्जीक्यूशन हुआ था, ये 1903 और 1904 में, जब ये पूरा इसमें एग्जीक्यूशन फिर से शुरू हुआ था, उसमें ये वहां से ये पूरा पिलर मिला था, अशोक का पिलर। अब जो ये ढूंढने वाले, ये इसमें जो ऑफिसर थे, उसका नाम है फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल। उसने इस वहां पे एग्जीक्यूशन में, वो जब ये चल रहा था सर्वे, तब वहां से ये अशोक पिलर मिला है दोस्तों। यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब आप देखिए कि बुद्धा जब लेक्चर दे रहे थे, अब उसकी कौन सी मुद्रा जो है बुद्धा के पहले लेक्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो आप इजीली अब इसका आंसर आप बता सकते हैं, धम्मचक्र मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अभी बुद्धा के बारे में जब भी आए, और या तो बुद्धा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो हमें कुछ बेसिक बातें बुद्धा के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर से शुरू करना है। बुद्धा का जब ये ओरिजिनल क्या नाम है? गौतम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम। सेकंड क्वेश्चन, ये दिमाग में होना चाहिए, ये आपके सीक्वेंस, दिमाग में सीक्वेंस बैठ बैठ ही जानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए कि बुद्धा के फादर का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है? सुदोधना, सुदोधन पिता का नाम। माता का नाम क्या है? महामाया, ये भी याद रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, वाइफ का नाम क्या है? जो बुद्धा की पत्नी थी, उसका नाम है यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे का नाम क्या था? राहुल। अब सबसे पहले इनिशियल क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, जो हम मिस करके, वो आना चाहिए कि बुद्धा का बॉर्न कब हुआ? 563 बीसी बुद्धा का बॉर्न हुआ। और कहाँ पे हुआ? ये हुआ कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। वहाँ पे जो शाक्य क्लेन रह रहा था, वहां पे उस क्लेन से बिलोंग करते थे। और कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु कहाँ पे? लुम्बिनी, वहां पे ये बुद्धा का बॉर्न हुआ। यहाँ शुरू करना है कि पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, यहाँ शुरू करके फिर ये 29 ईयर जब हुए, तब घर को छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति की। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि 49 डे तक कंटिन्यूअसली मेडिटेशन किया, फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 49 डे तक मेडिटेशन करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको बोला जाता है एनलाइटेनमेंट। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई बुद्धा को? गया में। और गया कहाँ पे? गया है बिहार के अंदर। वहां पे बुद्धा को ज्ञान की, पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे ज्ञान मिलने के बाद बुद्धा गए सारनाथ, और अपना फर्स्ट लेक्चर वहां पे दिया। 5 मॉन्क्स जो वहां पे थे, उसको अपना फर्स्ट लेक्चर दिया। हम्म। और इसको बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। अभी हमने देखा, वो पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन, लेकिन वो जो मुद्रा हमने देखी, वो उस पहले क्षण को रिप्रेजेंट करती है कि बुद्धा ने जब लेक्चर दिया। Done? कुछ बुद्ध के बारे में और भी बातें पता होनी चाहिए, जैसे बुद्ध की डेथ के बाद, जब मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आपको जो है वो क्लियर, क्या अलग बात हो रही है वो पता लगे। देखिए, अब बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल जो हुई, वो ये राजगृह में, याद रखना, राजगृह में हुई। सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए, ये करवाई किसने, ये ऑर्गेनाइज किसने करवाई फर्स्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन सी क्लेन से बिलोंग करते थे, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हरियंका, हरियंका डायनेस्टी। और यहाँ पे राजगीर में पहली थी बौद्ध काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। और कब हुई? बुद्धा के डेथ के कुछ टाइम के बाद। तो बुद्धा के डेथ होने का टाइम और बुद्धिस्ट काउंसिल होने का टाइम एक ही साथ। यहाँ पे मैंने बताया नहीं शायद आपको। तो बुद्धा 80 ईयर की एज में ये कुशीनारा, कुशीनारा में गौतम बुद्ध की डेथ हुई। दैट कुशीनारा उत्तर प्रदेश में ही।
गोरखपुर के गोरखपुर से 57 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ है, ये कुशीनारा का। तो वो उसकी उसी साल वो फर्स्ट ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और करवाई किसने? अजातशत्रु, जो हरियंका डायनेस्टी और राजगिरी में करवाई। और यहाँ पे महाकश्यप प्रेसिडेंट थे। हाँ, महाकश्यप जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्लियर। यहीं पे वो लिखा गया जो तीन पिटक त्रिपिटक, जैसे विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्ता पिटक और अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक और सुत्ता पिटक ये आनंद और उपाली ने मिलकर लिखा। अभिधाम पिटक लिखा है मुगाली पुत्ताधीश, मुगाली पुत्ताधीश, ये अभिधाम पिटक मुगाली पुत्ताधीश ने लिखा है। डन, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी होगी दोस्तों। फर्स्ट हो जाने के बाद खत्म नहीं होता, फर्स्ट पता है तो सेकंड भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड जो है वो किसने करवाई? वो करवाई काल अशोका। काल अशोका, काल अशोका जैसे आए पता होना चाहिए, कौन सी डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे काल अशोका। कहाँ पे करवाई ये वैशाली में हुई सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, याद रखना। और कब हुई? एग्जैक्ट 100 साल के बाद। ये कब हुई थी? यहाँ पे मैंने ईयर लिखा है, तो आपको 100 साल के बाद 383 BC ये हुई, और वैशाली में हुई। यहाँ पे कौन था प्रेसिडेंट? सभाकम, किसने करवाई थी? कालेश्वर, याद रखना। अब जब थर्ड सेकंड आ गई है, तो थर्ड भी हमें पता होनी चाहिए। थर्ड के लिए अभी मैं कलर कलर लिख लेता हूँ, तो आपको क्लियर हो थोड़ा। देखिए, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्ड ये किसने करवाई? अशोका ने करवाई, ऑर्गेनाइज। अशोका कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते हैं? मौर्य डायनेस्टी से। और ये कहाँ पे हुई? ये हुई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे? बिहार। और यहाँ पे कौन प्रेसिडेंट था? यहाँ पे प्रेसिडेंट थे ये मुगलिपुत्र तिष्य, पुत्र तिष्य, ये वहाँ पे प्रेसिडेंट। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब फोर्थ काउंसिल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, तो आपको क्लियर रहे और हमेशा के लिए याद रहे, आप भूले ना इसको। फोर्थ जो काउंसिल है हमारी, वो हुई कश्मीर में। अब करवाई किसने? कनिष्क, कनिष्क ने करवाई। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? कुषाण डायनेस्टी। और यहाँ पे वासुमित्र और अश्वघोष, दो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट। यहाँ ये वासुमित्र जो है प्रेसिडेंट थे, अशोक घोष वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पे कश्मीर में। ये कब हुई? 78 AD, कनिष्क ने जो करवाई हुई। ये मैंने गलती से दोस्तों 78 लिख दी, यहाँ पे 72 है। हाँ, 72 AD में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फोर्थ में याद रखनी है आपको, फोर्थ में बुद्धिज्म जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बुद्ध रिलीजन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, महायान और हीनयान। महायान वाले लोग जो है वो मूर्ति पूजा में मानते हैं, और हीनयान वाले लोग वो डायरेक्ट बुद्धा की बात जो है डायरेक्टली फॉलो करते हैं, मूर्ति पूजा में नहीं मानते। यहाँ तक हमें बुद्ध के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन से आने के ये यहाँ पे पहुंचने से पहले हम फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार काउंसिल कैसे ये जो है याद रखी जाती है। या तो याद रखना, याद रखने के एक ही तरीके दोस्तों, ट्रिक विक काम नहीं आती कुछ भी। जितना आप उसको रिवाइज करते रहोगे, दिमाग में वो बातें परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगी, वरना ट्रिक काम नहीं आती। आप फिर ट्रिक ही भूल जाओगे, क्वेश्चन तो भूल ही, आंसर तो भूल ही जाओगे, ट्रिक भी भूल जाओगे। फर्स्ट काउंसिल जो है याद रखना है, फर्स्ट काउंसिल अजय शत्रु ने करवाई थी। अजय शत्रु हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और उसमें कौन प्रेसिडेंट थे? उसमें महाकश्यप प्रेसिडेंट थे। और उसी टाइम पे त्रिपिटक को लिखा गया था।
और ये राजगिरी में हुई थी। सेकंड काउंसिल पे आ जाना है, कालाशोका ने करवाई थी, और शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। सबाकर्मी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और वैशाली में उसको करवाई गई थी मीटिंग को। थर्ड आपको याद रखना है दोस्तों, बिना बोले इसको भूलना नहीं है, अशोका ने करवाई थी, और अशोका ने पाटलिपुत्र में इसको ये ब्रिटिश काउंसिल को करवाई थी। वहां पे मुगलिपुत्र तिष्य जो है प्रेसिडेंट थे, उसने वहां पे अभिधान पिटक भी वहां पे लिखा गया था। और वो याद रखना 100 साल के बाद हुई थी। जो ये सेकंड थी काल अशोका ने करवाई, वो 383 में हुई थी। पहली जो हुई थी 483 में हुई थी, अब दूसरी जो हो रही है 250 में हो रही है, 250 बीसी में। और फोर्थ जो हुई दोस्तों, वो किसने करवाई? कनिष्क ने करवाई। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और कहाँ पे? कश्मीर में हुई, और वहां पे वासुमित्र और अशोक घोष वहां पे दो दो एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट थे। और वहां पे ये जो अब ये बुद्धिज्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हीनियन और महायान। ओके, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु इज द ऑथर ऑफ बुद्धा, सॉरी, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वीरप्पन एंड चेजिंग द ब्रिगेंड्स? तो किसने ये बुक के ऑथर कौन है? पहले मेहरा साहब, कपिश जी मेहरा, फिर विजय कुमार शेखर गुप्ता, डी आर कार्तिकेयन। कार्तिकेयन कौन है इसमें से? करेक्ट आंसर हमारा, किसने ये बुक वीरप्पन के ऊपर बुक लिखी हुई है? तो यहाँ पर भी मैं आपको पहले कहानी से शुरू करेंगे, और फिर इसमें अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको टिक पहले कर ही लेना है, भले गलत पड़े। मैं आपको हर बार कहता जा रहा हूँ, गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक बार टिक करते जाना है। यहाँ तक क्लियर? ओके। इसमें जो है, पहले तो ये दोस्तों वीरप्पन से शुरू करते हैं। वीरप्पन दोस्तों ये 1952 में बॉर्न हुआ, और कहाँ पे? कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में बॉर्न, कोयम्बतूर मतलब ये आज के तमिलनाडु में है। कोयम्बतूर, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट। अब उसमें ये वीरप्पन जो है, उसकी कहानी अगर शायद आपको पता हो या तो ना पता हो, हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। 1952 में बॉर्न हुआ, और ये बचपन में अपने अंकल की हेल्प करते थे। अंकल की हेल्प करते थे, कौन से काम में हेल्प करना शुरू किया था बचपन से? अंकल उसके जो थे वीरप्पन के, वो स्मगलिंग किया करते थे। स्मगलिंग करते थे, कौन सी चीजों का स्मगलिंग करते थे? ये स्मगलिंग होती थी आइवरी, और हाथी दांत, और सैंडलवुड। दो चीजों की ये तस्करी किया करते थे, उसकी स्मगलिंग किया करते थे। अब ये अंकल की हेल्प, अब वहां से उसको वहीं से मिला, अंकल से ही मिला है सारी सारी चीजें। फिर अंकल के साथ अनबन शुरू हो गई, तो उसने क्या किया कि अपना खुद का ही क्या गैंग बनाई, और खुद ने ही ये काम, जो हाथियों को मारकर उसके दांत निकालना, सैंडलवुड मतलब वो चंदन, जो पुष्पा में जो कहानी दिखाई गई वैसी ये वीरप्पन वही करता था दोस्तों। और ये फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता गया, तो 17 साल की एज में पहला मर्डर किया वीरप्पन। और आगे आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी दोस्तों, आपको इसका ये किस तरह कितना डेंजर और कितना खौफनाक इंसान था वो आपको पता लगता जाएगा। 17 साल की एज में पहला मर्डर किया, यहीं पे पुलिस वालों ने रोक कर यहीं पे बहुत ईमानदारी से काम किया होता तो आगे नहीं बढ़ता। और ये तीन गवर्नमेंट को मिलाकर, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीन गवर्नमेंट के 100 करोड़ गए इस इंसान को पकड़ने में दोस्तों, आप सोचिए। तो 17 साल की एज में पहला मर्डर किया। और अगर मास किलिंग मैं आपको बताऊं, कि जब बहुत कई सारे लोग एक साथ मार दिया, तो एक बार क्या हुआ था कि वीरप्पन जब ये जिसके भी ऊपर डाउट होता था उसको पकड़ के मार देता था कि ये पुलिस का खबरी है, पुलिस के पास मैसेज पहुंचा रहा है, सब किसी को भी ये अगर डाउट होता तो पकड़ के मार देता था। ऐसे एक इंसान के ऊपर डाउट हुआ, और उसको जो है उसको पकड़ के मार दिया, उसका मर्डर हो गया, उसको मार दिया। तो उस पर इंक्वायरी करने के लिए गवर्नमेंट ने 41 मेंबर को, ये पुलिस वाले, उसमें फॉरेस्ट वाले लोग भी, सबको अपॉइंट किया। तो ये सारे लोग जा रहे थे एक पूरे बस में बैठ बैठ के, तो उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करके अटैक किया। और वो जगह दोस्तों में
आपको बताओ पालेर जो है वो है मैटूर, एक टाउन है मैटूर, वो सालेम डिस्ट्रिक्ट का, तमिलनाडु में जो सालेम डिस्ट्रिक्ट है उसका, उसके एक मैटूर एक टाउन है, उसकी एक छोटी सी एक जगह है पालर। तो वहां पे जो ये पूरी जा रही थी ये कॉन्वॉय, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया और पूरे सबको उड़ा दिया। इसमें टोटल 22 लोग की डेथ हुई थी। ये पहला जो है ये मास किलिंग था इस ये वीरप्पन का। और टोटल वीरप्पन ने दोस्तों 182 लोगों को, 182 और 184 अराउंड लोगों को का मर्डर कर दिया वीरप्पन ने। और आप सोचिए कि वो इतना बड़ा तस्कर था कि उसने आइवरी से मतलब हाथी के दांत से इतने पैसे कमाए थे कि लोग सोच भी नहीं पाए। उसको टोटल 16 करोड़ रुपए आइवरी से हाथी के दांत को बेचकर कमाए थे। तो माना जाता है कि उसने और उसकी गैंग ने 2000 हाथियों को मारा था। फिर सैंडलवुड चंदन की लकड़े बेच बेच के दोस्तों उसने, आप यकीन नहीं होने वाली बात है कि 65 टन उसने ये चंदन को बेचा, और उसमें से उसने टोटल 143 करोड़ रुपए जो है उसका इतना पैसा कमाया उसने ये चंदन बेच के दोस्तों। फिर एक बार गवर्नमेंट परेशान, जयललिता जी की गवर्नमेंट थी और तमिलनाडु में पुलिस को खुली छूट दी हुई थी कैसे भी करके इसको पकड़ के मारना है। और या आप यकीन मानिए कि इसको पकड़ने में 100 करोड़ गए। वीरप्पन को पकड़ने में तीन गवर्नमेंट की मिलाकर 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ एक बार। क्यों इतना ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट भी पीछे पड़ी हुई थी, पुलिस भी पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कर दिए थे। अब उसको एक नया रास्ता मिल गया था, पैसे ये सारी चीजें हाथी के दांत बेच के या तो फिर ये चंदन को बेच के पैसे तो आ रहे थे, लेकिन उसको सबसे ज्यादा इजी काम लग रहा था कि किसी भी सेलिब्रिटी को पकड़कर उसको किडनैप करके फिर जब पैसे की डिमांड की जाए तो बहुत ही पैसे आराम से आ जाते हैं। तो उसको ये बहुत इजी काम लगा, तो उसने पहली बार कन्नड़ा सिनेमा के जो हीरो थे, सुपरस्टार राजकुमार, उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करना मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल गया, वरना ये अरेस्ट तो नहीं, किडनैप कर लिया। और किडनैप किया, 2000 में शुरू किया पहली बार एक किडनैपिंग का काम। और तो ये राजकुमार को किडनैप किया और बहुत सारा पैसा इससे डिमांड की। राजकुमार को तकरीबन 108 डेज तक वहां पे अपने पास रखा, फिर उसको छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया। हाँ, फिर एक और उसने ऐसी जरूरत की, और जो है एच नगप्पा नगप्पा जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये कर्नाटक गवर्नमेंट में, उसको अरेस्ट किया। कैसे अरेस्ट आ रहा है, उसको किडनैप किया। नागप्पा को किडनैप किया इसने, और बहुत सारी डिमांड की। ये तो जो है ये ये फॉर्मर मिनिस्टर है, वो तो अपने घर पे जो गृह प्रवेश के लिए जो एक सेरेमनी थी उसमें उसके लिए गए, फिर वहीं से उठाया। फिर ये इसके वीरप्पन की लिस्ट में रजनीकांत और ऐसे बड़े बड़े लीड ये भी थे सुपरस्टार के, जिसको पकड़ के बहुत सारे पैसे की डिमांड की गई। ये अनफॉर्चुनेटली हुआ दोस्तों कि नगप्पा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर, उसको 3 महीने के बाद उसकी उसकी लाश मिली और उसको मार दिया। जैसे राजकुमार को छोड़ दिया था, ये मिनिस्टर को नहीं छोड़ा। जब ये इसके लिए, इसको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है कोकून, ऑपरेशन कोकून बोला जाता है उसको। जो ये दोस्तों ये नगप्पा जो फर्म मिनिस्टर को पकड़ा था 2002 का ये इंसिडेंट है। और यहाँ पे जो 22 लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया था वो 1993 का इंसिडेंट है। और यहाँ पे राजकुमार को जो पकड़ा था 2000 का इंसिडेंट है। एंड ऑपरेशन कुकुन चला गया और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ एक लगाएगी पूरी, और उसको जो लीड कर रहे थे वो थे विजय कुमार। हाँ, और विजय कुमार ने फिर उसके ऊपर पूरी बुक लिखी, ये जो ये ग्रिप पंचेजिंग द ब्रिगेड। तो ये पूरी बुक जो है वो विजय कुमार ने जो पूरी बुक विजय कुमार उसने लिखी है। तो उससे ये अभी अभी ये क्वेश्चन बहुत ही न्यूज में था दोस्तों, इसलिए कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। या या तो ये विरप्पन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको उससे, या तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑपरेशन कुकुन पूछ लेंगे कि अभी जो न्यूज में है किससे रिलेटेड था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो करंट में दिखने वाली चीजें
जो है उसको मिस बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं उसकी आपको बुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे आईपीएस ऑफिसर जिसने ये ऑपरेशन गुगन को लीड किया था, विजय कुमार, के विजय कुमार, और उसने ये बुक लिखी हुई है वीरप्पन के ऊपर। डन। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेरापी विच was seen in the news is located in which of the country, which the following country, नीचे में से कौन सी कंट्री में ये माउंट मेरापी कौन से कंट्री में लोकेटेड है? जापान ऑप्शन है हमारा, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर है? देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, सुमात्रा। सुमात्रा जो आइलैंड है वो इंडोनेशिया का है। सुमात्रा जो आइलैंड है वो इंडोनेशिया का आइलैंड है। और आपको माउंट मैरापी का लोकेशन भी आपको दिख रहा होगा। तो इससे आइडिया लगा, अब आपको तो आंसर पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इंडोनेशिया इसका आंसर है दोस्तों। और इंडोनेशिया से यहाँ से बेसिक से शुरू करते, जकार्ता कैपिटल है, याद रखना है इंडोनेशिया का। सुमात्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड है। एक्चुअली ये जो है वो जावा आइलैंड के ऊपर है, ये जो है माउंट मेरापी। ये न्यूज में था, इसको याद रखना दोस्तों। और ये जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये, एक सेकंड, यहाँ पे ये जो है उसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का जो है, स्टेट ऑफ मलक्का के स्टेट का मतलब क्या आता है? अब वाटर बॉडी विच डिवाइड द लैंड इन टू पार्ट इट्स कॉल्ड स्ट्रेट। तो मतलब यहाँ पे देखिए, जो ये वाटर बॉडी है पूरा पानी, अगर वो लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ये इसके बीच में है, दो लैंड पार्ट के बीच में है ये वाटर बॉडी, तो उसको स्ट्रेट बोलेंगे। तो ये स्टेट और ये एशिया का बहुत सारा बिजनेस यहीं से चलता है। कई कई करोड़ों का बिजनेस यहीं से चलता है। करोड़ों करोड़ों खरबों का बिजनेस यहाँ से चलता है। तो स्टेट ऑफ मलक्का है। और यहाँ पे मलेशिया ऊपर दिख रहा है, ये नीचे जो है इंडोनेशिया है, उसका सुमात्रा आइलैंड, यहाँ पे जावा आइलैंड है। और मलेशिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो है कोलालमपुर। कोला लम कोलालमपुर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कोला कोलालमपुर कैपिटल है मलेशिया की। और इसमें बीच में आता है स्टेट ऑफ मलक्का, और यहाँ पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल मैंने आपको बता दी दोस्तों, ये जकार्ता। अब ये न्यूज में क्यों है, देख लीजिए। अभी अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2024 में, यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यहाँ पे जो डेंजर था यहाँ पे, मतलब ये एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया का ये है माउंट मेरापी पे। तो अभी वहां पे ये फर्स्ट लेवल का रिस्क था यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने बड़ा कर थर्ड लेवल पे पहुंचा दिए इसको। अलर्ट लेवल जो है वो थर्ड लेवल पे दे दिया। मतलब अभी यहाँ पे आसपास पे रहने वाले लोगों को बहुत खतरा है। और 11 फ्लो निकल रहे, इसमें 21 फ्लो निकल रहे हैं इसमें से। जैसे यहाँ पे लावा निकल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 11 फ्लो निकल रहे हैं यहाँ से, ये लावा के। देन, और एक और बात दोस्तों, जब ये अर्थ की सरफेस है, जब नीचे होता है मोल्टेड रॉक, मतलब पिघला हुआ पत्थर जब नीचे होता है, तब उसको मैग्मा बोलते हैं। जब वो जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से बाहर आता है और ये सरफेस को छोड़ के बाहर निकलता है, तब वो लावा हो जाता है। और लावा जब ये एयर के वाटर के कांटेक्ट में आता है, तब वो ये फिर से ये थोड़ा ये हार्ड 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 बन जाता है, हार्ड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और इससे जो सॉलिड फॉर्म में जो रॉक बनते हैं उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। और यहाँ पे अगर इतना बहुत ज्यादा प्रेशर और अगर बाहर आकर जो लावा वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ये एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन अगर प्रेशर यहाँ पे इतना नहीं है कि ये पूरे ये सरफेस को यहाँ से एकदम फाड़ के यहाँ से निकल जाए, इतना प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेशर थोड़ा ही और यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, तो यहाँ से जो रॉक निकलेंगे, यहाँ से जो रॉक को बाहर निकाला जाता है, एग्जीक्वेशन पूरा वहां से खोद के जो बाहर निकाला जाता है, उसको बोला जाता है इंट्रूसिव इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। याद रखें। यहाँ तक क्लियर दोस्तों?
अंदर जब होता है मोल्टेड रॉक पिघला हुआ पत्थर, मैग्मा जब ये सरफेस को एकदम तोड़ के जब बाहर आ जाता है तब लावा, और लावा जब एयर के कांटेक्ट में, हवा ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तब वो बन जाता है सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई बन जाता है, तब वो उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। अगर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं कि सरफेस को तोड़ पाए और तो यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव इग्नियस रॉक, उसमें जो रॉक कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लियर दोस्तों? और अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है कि यहाँ से आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे अभी चेंज करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे ये खतरा बहुत है, जान जाने का बहुत खतरा है। कई सारे लोग यहाँ पे इससे कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। देख, ये मैंने बता दिया कि ये जो आइलैंड है, ये माउंटेन जो है वो आपको याद रखना है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया कैपिटल मैंने बताई जकार्ता। और जापान की तो आपको पता है दोस्तों, टोक्यो। और फिलीपाइंस की कैपिटल जो है मनीला। मनीला एक और चीज के लिए भी बहुत फेमस है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पर। डेवलपमेंट बैंक बनी थी कब? 1966 का। ये वर्ल्ड बैंक जैसा काम, वर्ल्ड बैंक जो काम करे वैसा ही काम करती है। और इसकी इंडिया जो इसका फाउंडिंग मेंबर है, जब बना था तब इंडिया इसका मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर। और ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा इसकी कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये पूरा वो माउंटेन, माउंट मेरापी, अभी बहुत ही एक्टिव एकदम वोल्केनो फट रहे वहां से। हाउ मेनी जू जियोग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया डिवाइडेड इनटू? तो कितने जू जियोग्राफिकल रीजन में इंडिया डिवाइडेड है? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नाइन्थ पहला रीजन है जो है वो हिमालयन रीजन, लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया, फॉरेस्टेड रीजन इन लोअर हिमालय, फिर हाईलैंड विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालय, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है ऊपर हिमालय में, और नॉर्दर्न प्लेन जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो एरिया है, और डेजर्ट राजस्थान का डेजर्ट पेनिनसुलर मतलब साउथ इंडिया की जो है, और सी कोस्टल एरिया जो है नीलगिरी हिल्स साउथ इंडिया में। तो ये 9 पार्ट में पूरा जियोग्राफिकल रीजन में इंडिया डिवाइडेड। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है 9। अब क्या है नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्मर इज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? इसमें से किसको जो है इंडिया के मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें होगा राजा राम मोहन रॉय। ये करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैं बताऊं तो, राजा राम मोहन रॉय, अब राजा जो है पहले नाम में नहीं हुआ करता है दोस्तों, राम मोहन रॉय, और राजा लगा ये अकबर टू ने दिया। अकबर टू मुगल बादशाह, पावर, कुछ पावर नहीं है, बहुत खराब हालत में बोला। जब ये जा रहे थे राजा राम मोहन राय लंदन, तब बोला कि वहां के जाके वहां की गवर्नमेंट को बोलो कि हमारी पेंशन बढ़ाए। तो इसलिए यहाँ पे ये अकबर ने ये राजा टाइटल यहाँ पे इस बात की हुई थी, और ये उससे खुश होकर ये राजा टाइटल दिया था अकबर टू ने, कि हमारी पेंशन बढ़ाओ, हम यहाँ पे उसके भरोसे जी रहे हैं। अब राजा राम मोहन राय 1772 में बॉर्न हुआ। कहाँ पे? राधानगर बंगाल। राधानगर बंगाल, राधानगर बंगाल में बॉर्न हुआ। फिर ये ब्रह्मो समाज बनाया। ये भी एक इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है राजा राम मोहन राय जी के बारे में। 1820 याद, 28 याद रखना है, जब ब्रह्मो समाज बनाए थे। फिर 1829, 1829 में विलियम बेंटिक, विलियम विलियम बेंटिक, दोनों ने मिलकर ये जो है ये राजा राम मोहन राय ने बहुत सपोर्ट किया, और उसकी वजह से विलियम बेंटिक ने जो है एक रेगुलेशन पास किया। और वो है रेगुलेशन
17 रेगुलेशन पास किया और उसमें सती सिस्टम को बैन किया, सती सिस्टम को बैन किया। ये हुआ 1829, सती सिस्टम को पूरा बैन। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? और राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी याद रखना है, संवाद कौमुदी, ये न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। और बुक जो एक लिखी थी उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहफत उल मुहिद्दीन। मतलब होता है कि गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट मतलब जो एक एक भगवान में मानने वाले हैं उसके लिए ये बुक लिखी हुई है कि भाई बहुत दुनिया में बहुत सारे भगवान नहीं है, एक ही है। या किसी भी रिलीजन के भगवान ले लो आप, है तो एक ही है, वो अल्टीमेट एक ही है। और जैसे उपनिषद, उपनिषद का उपनिषद के ऊपर स्टडी की है, कुरान के ऊपर स्टडी की है, फिर बाइबल को भी स्टडी किया है राजा राम मोहन राय ने। हम्म। और हाँ, कब डेथ कब हुई, राजा राम मोहन राय जी की डेथ हुई 1833, और वो जब उस टाइम पे इंग्लैंड में थे, तब वहां पे डेथ हुई। है तो क्लियर दोस्तों? तो ये विलियम बेंटिक दोस्तों याद रखना है, विलियम बेंटिक के बारे में 1833 में जब चार्टर्ड एक्ट आया था, चार्टर्ड एक्ट 1833, तब इसमें ये विलियम बेंटिक को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डन। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये क्यों इस तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाता है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। गवर्नर जनरल बंगाल पूछो तो वॉरेन हेस्टिंग याद रखना है आपको, वॉरेन हेस्टिंग याद रखना है। और अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तो विलियम बेंटिक, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें विलियम बेंटिक बने हुए थे। और अगर फर्स्ट वाइसरॉय पूछे, फर्स्ट वाइसरॉय, वाइसरॉय तो वो थे कैनिंग, कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय थे। याद रखना है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल, वो वाइसरॉय, गवर्नर जनरल वाइसरॉय एक पोस्ट नहीं आई। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके। अब देवेंद्रनाथ टैगोर जो है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर, और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के जो फादर थे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो दादा थे वो द्वारकानाथ टैगोर। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को लीड किया, और जो राजा राम मोहन राय जिस कंसेप्ट को चला रहे थे, जैसे ये मोनोथिज्म मतलब एक ही गॉड को मानना, फिर ये मूर्ति पूजा नहीं करना, आइडल वर्शिप नहीं करना, तो इसको भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, फॉलो करवा रहे थे ब्रह्म समाज के लोगों को। और ब्रह्मो समाज के लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। फिर ये सती सिस्टम बैन करने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे थे। वैसे जो लो बन गया था, लेकिन कई कई जगह पे पेपर पे लो बन जाने से कुछ नहीं होता, कई जगह पे वैसे ही चल, कई जगह पे तो चल रहा है। उसको उसके लिए लड़ रहे थे, विडो रीमैरिज के लिए काम कर रहे थे, और वुमेन के राइट के लिए लड़ रहे थे लोग। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जब ये राजा राम मोहन राय के बाद। अब केशव चंद्र सेन की बात करें दोस्तों, मैं बता देता हूँ केशव चंद्र सेन के बारे में। वो केशव चंद्र सेन जब 18, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो संभाला ये ब्रह्मो समाज, जब वो लीडर बने, वो 1843 तब ईयर चल रहा था। और जब ये केशव चंद्र सेन ने जब ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज, तो 1857 में केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया। बहुत अच्छे से ये ब्रह्मो समाज में काम कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। अगर बोला जाए, क्वेश्चन आए कि हु वाज द पर्सन हु प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल टू मॉडर्नाइज द ब्रह्मो समाज, अगर ब्रह्मो समाज को मॉडर्नाइज करने में किसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो केशव चंद्र सेन ने बहुत मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। लेकिन फिर क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आना शुरू हो गए, तो फिर वहां से ये अपना अलग ब्रह्मो समाज बनाया केशव चंद्र सेन ने। उसको बोला जाता है भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज, भारत वर्षीय
ब्रह्मो समाज, ये अलग अपना बुरा बना लिया। और ये केशव चंद्र सेन जी का था कि क्रिश्चियनिटी हो, इस्लामिज्म हो, हिंदुइज्म हो, उसमें से सारी बातें जो अच्छी सी बातें उसको निकाल के लोगों को बताई जाए, ना कि एक रिलीजन की बातें उसमें बताई जाए। और ये महात्मा गांधी जी बहुत इंस्पायर्ड हुए थे केशव चंद्र सेन जी से। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके चलो। पॉलीगैमी के अगेंस्ट बहुत ही एक अच्छी मूवमेंट चलाई थी केशव चंद्र सेन ने। पॉलीगैमी का मतलब होता है अ पर्सन अ मैन हु हैव अ वाइफ, वाइफ मोर देन वन वाइफ। तो पॉलीगैमी का मतलब जिसकी एक ऐसा इंसान जिसकी एक से ज्यादा वाइफ हो वो। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके चलो आगे चलते। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? राजा राम मोहन रॉय। तो हमारे साथ लास्ट तक आप बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जैसे लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज होती दिखेगी, जो पीछे कई सारी डिस्कस हमने पहले कर ली वो आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करती हुई देखिए, वरना आधे से छोड़ देंगे तो बहुत सारा लॉस होने वाला है। तो आप फिर से मैं आपका, आप लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।